मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे अपन डिनोट करते हैं आई से। अपन ने बोला था मटेरियल में एच फील्ड जब लगाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब लगाते हैं, एच फील्ड जब लगाते हैं, वो दोनों में कॉमन है। उसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन आता है, जिसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से नापा जाता है, जिसकी बेसिक बात है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और हां सर, तो एम की वैल्यू आई थी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपने एच फील्ड लगाई उसकी वजह से याद करो इसकी यूनिट आई थी ए एम इनवर्स। और हां सर, एम्पियर मीटर इनवर्स। सो ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये पिछले टर्न की स्लाइड है। हाँ सर, कहानी को यहीं से उठाऊंगा, याद करो एच फील्ड याद है। हाँ सर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड याद है सर। हाँ, बात तो सर एकदम क्लियर है सर, बिल्कुल सही है सर। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ये कहानी मैं आपको समझा चुका था। हाँ सर, समझा चुके थे, बिल्कुल समझा चुके थे। अब देखो, फिर कह रहा हूं आज का लेक्चर पूरा याद करने जैसा है, बोर नहीं होना है, आपको याद करके पढ़ने की समझने का प्रयास करना है। I बराबर एम बाई वी। अच्छा, एम क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। अरे हाँ, याद करो, अगर मैं इसे एक मैग्नेट की तरह मान लूं, जो अपने जो मटेरियल रखा, मान लो इसमें एक मैग्नेटाइजेशन आ गया, तो अगर जैसे मान लो मैंने किसी कोई ऐसे एच फील्ड थी, ठीक है सर, उस एच फील्ड की वजह से, हाँ सर, उस एच फील्ड की वजह से क्या हुआ, हमने एक मटेरियल रखा, अरे हाँ सर, उस मटेरियल में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया, उसकी वजह से वो एक मैग्नेट टाइप बन गई, जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ गए। अरे हाँ, अगर वो मैग्नेट टाइप बन गई तो क्या उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। हाँ सर। अच्छा, उसकी वॉल्यूम कितनी हुई? A इंटू 2L। तो क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, M इंटू 2L अपॉन वॉल्यूम इज द एरिया। ये A क्या है? एरिया। तो वॉल्यूम क्या हुई? A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 2L। ओ हो। तो M इंटू 2L बाई A इंटू 2L। 2L ने 2L को मार दिया। क्या इसके ऐसे भी बोल सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ अपॉन पर यूनिट एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। अरे हाँ सर, तो क्या हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई कहां से? जब हमने किसी मटेरियल पे एच फील्ड लगाई, यानी कि एच लगाया, तो उसकी वजह से उसमें मैग्नेटाइजेशन आ गया, उसको बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसकी दो तरीके से डेफिनेशन बोली गई, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। यूनिट तो अभी भी वही आएगी, ए एम इनवर्स। और हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो जो अपनी एच फील्ड की यूनिट थी, एच फील्ड की यूनिट भी यही थी। अरे हाँ सर, भले नाम अलग अलग दिया हो, पर जो एच फील्ड होती है ना, उस एच फील्ड की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया, मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ सर, कि मान लो अपने एच फील्ड 10 लगाई, 10 AM इनवर्स, हाँ सर, और अंदर मिली 12, मतलब 2 जनरेट हुई, वो आई है। ओ हो, 2 एक्स्ट्रा आई ना, किसकी वजह से? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आप इसे बोल सकते हो, या इंड्यूस मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप इसे बोल सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिर से कह रहा हूं, दिमाग लगा के लेक्चर को सुनिए, किताबों से समझ नहीं आएगा, रटना ही पड़ेगा। मैं जो लेक्चर ले रहा हूं, रटना तो इस पूरे लेक्चर में पड़ेगा ही पड़ेगा, पर मैं आपको फील करा के रटाने का प्रयास करूंगा। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। I बराबर m by a। Intensity of magnetization is also defined as the pole strength developed per unit area of cross section of the specimen। बस ये लिख लो। तो दो तरीके से अपने को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ आया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच फील्ड की यूनिट सेम होती है। जो एच फील्ड लगाते हैं उसकी वजह से मटेरियल में वैसी ही फील्ड एक्स्ट्रा या कम या ज्यादा कुछ तो जनरेट हो जाती है, वो इंडक्शन को अपन बोलते हैं आई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, ये बात सर हम समझ गए। बिल्कुल सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। आगे बढ़ो, चलो भाई, अच्छा लग रहा है तो और देखो, छोटी छोटी चीजें देखते चलते हैं। छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, इसकी कहानी क्या इतनी सी होगी? नहीं, ये यहां पे बता रहा हूं बस। बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पूरी कहानी जैसे ही अपना खत्म होगा, अपन चालू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI,
और हाँ याद रख, चलो बता देता हूं, ईएमआई में याद करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जैसे यहां पे बता रहा हूं। याद करो वहां पे एरिया वेक्टर सिखाया था, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। याद रखना, एकदम गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था याद है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था सर इंटीग्रल ई डॉट डी ए। और हाँ, और याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोलते थे? काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। हाँ सर, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सरफेस डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। ध्यान से देखो तो फ्लक्स को बोला गया इंटीग्रल बी डॉट डी ए। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी डॉट डी ए इसकी यूनिट होती है, अगर ऐसे देखो तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसे वेबर भी बोला जाता है। इसलिए तुमने कभी कभी देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एक और होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी सुना होगा तुमने कभी कभी। अरे हां सर, वो वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है। अच्छा, तो वेबर साइंटिस्ट के नाम पर है, बिल्कुल क्लैरिटी वाली बात है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल टू टी इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू वेबर। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से वही बात, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग इन एरिया। इसकी डिटेल में चर्चा, इसकी डिटेल में चर्चा EMI में आएगी, यानी कि एक दो लेक्चर बाद आ जाएगी। याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के रखना, इंटीग्रल ई डॉट डी है वैसे इंटीग्रल बी डॉट डी है, बिल्कुल खत्म। जैसे काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग इन एरिया, बिल्कुल वही वाली बात। एरिया वेक्टर आप जानते हो, याद करो एरिया के बारे में बताता है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ओपन सरफेस हो तो कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, उस पर पूरे जीवन भर स्टिक करो। और यहां अगर क्लोज सरफेस हो तो आउटवर्ड नॉर्मल, वो सब बातें आएंगी, ईएमआई में आएंगी। अभी बस इतना ही पढ़ लो, बहुत है, ताकि आपको टर्म याद रहे। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रल बी डॉट डी एस, सबने बोला ठीक, इट इज यूनाइटेड वेबर। हाँ सर, हम समझ गए, बोलो क्लियर है क्या? ये एक और टर्म हम समझ गए, कौन सी? मैग्नेटिक फ्लक्स। चर्चा आएगी ईएमआई में। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। ओके सर, अच्छा भाई अब क्या करें? मैग्नेटिक इंडक्शन। ओ हो, जैसे ऐसा समझो कि मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझने का प्रयास करना है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान से समझना, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं ऐसे कोई आयरन रख दूं, ऐसा समझो आप, तो ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड में आयरन है ना, अपने आप को मैग्नेट बना लेता है। तभी तो आप मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेट के पास में आयरन लाओ तो क्या वो अट्रैक्ट हो जाता है उस पर? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात। तो असलियत में एक बात समझो कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, अगर आप बहुत अच्छे से समझो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसकी वजह से सॉफ्ट आयरन में इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, क्योंकि वो मैग्नेट बन जाती है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बी नॉट, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से आयरन अपना खुद से मैग्नेट बन गया, तो उसकी खुद से मैग्नेट बनने की प्रक्रिया में उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो ऐसी होंगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो नेट कैसा दिखाई देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम? ये देखो ऐसा, हमें तो नेट दिखाई देगा ना। ये बीन ऐसे सीधा क्या था? सीधा क्या था? ध्यान समझना, सीधा था मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई, उसमें आयरन रख दिया तो आयरन खुद मैग्नेट बन गया। तो खुद मैग्नेट अगर बन गया तो उसकी लाइंस ऐसी होनी चाहिए, तो नेट क्या हुई? ऐसे। अरे हाँ, देखो मैग्नेट के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैग्नेट की वजह से भी अंदर लाइंस है साउथ से नॉर्थ, और क्या एक्सटर्नल भी वैसे ही लगाई थी, तो देखो अंदर बढ़ गई ऐसे। अरे हाँ सर, ऐसे आप समझ सकते हो, बड़ी हुई अंदर, बिल्कुल पास। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो सर। ओ हो, अच्छा बाहर देखो उल्टी जा रही है बाहर, और एक्सटर्नल इधर, तो क्या कम हो जाएंगी? देख P डैश में मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन ऑफ P एंड Q द मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि P और Q, यानी कि इस जगह पे मैग्नेट के अंदर और पास में क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई? अगर आयरन नहीं होता तो जो भी होती है तो B नॉट होती, क्या उसकी से ज्यादा हो गई, पर बाहर क्या कम हो गई?
तो ये बात अपन समझे। बेसिकली अपन ने क्या सीखा आप समझो कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में आयरन को रख दो, अरे हां, तो इस तरह की प्रक्रिया होगी। हो हो, इस तरह की प्रक्रिया होगी। अभी आयरन की बात हो रही है स्पेशली, पता है कई मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनमें कम भी हो जाएगी, अभी बताऊंगा उनके बारे में, बाद में बात करेंगे, पहले समझो इस बात को। तो उन्होंने जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, वो यही है कि अच्छा भाई कि इन द रीजन पी एंड क्यू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज स्ट्रेंथन्ड। पी और क्यू मतलब आयरन के पास, अंदर या पास, और उसके साइडों में कम हो गई क्योंकि उसने मैग्नेटिक तरह बिहेव करा, तो उल्टी होके आई मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ सर, तो लाइंस जो थी पहले बिल्कुल जो सीधी सीधी थी वो ऐसे थोड़ी सी कंप्रेस हो गई ऐसे। अरे हाँ सर, पिचका दिया उसने, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया आयरन ने कि आजा भाई। अच्छा, पहले उसके अंदर से अगर जहां पे आयरन रखा वहां पे पहले 3 लाइन निकल रही थी, उसने 5 लाइन को और पास बुला दिया, मेरे अंदर से निकलो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, क्लियर है सर, ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई। मैग्नेटिक इंडक्शन वही है जो आप बी बोल रहे थे अभी। ओ हो, जो आप बी बोलते हो ना, वो तो बी नेट होता है ना। अरे हाँ, वो ये वाली कहानी। ठीक है सर, ये बात समझ आई, उतार लो इसको। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, फिर कह रहा हूं याद करते चलो, समझ समझ के रटते चलो, रटना तो है ही। ठीक सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। ओके, अब क्या करें, देखो भाई, ये अपना डायग्राम है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अब पहले अपन समझने का प्रयास करें लिखा हुआ क्या है, समझो। आप एक बात समझो कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, पहले समझने का प्रयास करना हो क्या रहा है। ऐसे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी बी नॉट। अब क्या हो, मैंने आयरन रख दिया, ठीक है, मान लो आयरन रख दिया जो मैंने पहले बोला। तो आयरन रखने पर हुआ क्या कि भैया ऐसे जो लाइन थी ना वो ऐसे हो गई, ये अंदर बढ़ गई। तो अंदर का जो बी है, बी नेट, ये बढ़ गया। अच्छा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आई, ये जो बी नेट है ये क्या है। लॉजिकली समझो, एक आई था जो था एच फील्ड टाइप चीज, जो कि एच के लगाने पे आया। अरे हां, बात तो आपकी सही है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो बी नेट दो कारणों से है, ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया, ध्यान समझना। बी नेट क्या है, जो एक्सटर्नल था वो तो रहेगा ही, अंदर अंदर की बात हो रही है, अंदर की। हाँ, वो जो मटेरियल बना उसके अंदर की बात हो रही है, जो एक्सटर्नल की वजह से तो थी जो तो रहेगी, प्लस जो इंड्यूस हुई किसकी वजह से, एक्सटर्नल की वजह से, वो। अरे हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एच फील्ड की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने बाहर कितनी लगाई सर, बी नॉट, बिल्कुल सही, प्लस ध्यान देखो, प्लस जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई, अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं, अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो इसे बोल सकते हो इंड्यूस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच को, आई को। अरे हाँ, तो तुम ध्यान से देखो तो यही म्यू नॉट आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो इंड्यूस एच फील्ड आई एक्सटर्नल एच फील्ड की वजह से, इनटू म्यू नॉट, क्या वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अरे हाँ, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अरे हां सर, बात तो आपकी सही है। अच्छा, जो बी नॉट है इसको तो मैं लिख ही सकता हूं ना, म्यू नॉट इंटू एच, एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्सटर्नल। अरे हाँ, तो बी नेट क्या लिखा गया, देखो बी नेट लिखा गया म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, यानी कि लिखा गया म्यू नॉट एच प्लस आई। इसको याद रखना है थोड़ा। अरे हां, इसलिए मैं कह रहा हूं सारी टर्म्स क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए।
पीपीटी में क्या लिखा हुआ मैं दिखा दूंगा, जो मैं बोल रहा हूं वही है, पर मैं वो पहले फील करा रहा हूं। अरे हाँ, हमने ध्यान से देखो तो कंफ्यूज मत होना, हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, उसके दो तरीके से उसको लिख सकते हैं। बी नॉट इज द मैक्सवेल मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन टेस्ला, और एच फील्ड विच इज ए एम इनवर्स। अरे हाँ, ये दोनों एक ही बात है। इनमें रिलेशन क्या है? बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच। हाँ सर, ऐसे तो लिखा था हमने, बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू एच। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। इसके लगाने की वजह से अंदर इंड्यूस हुआ। हाँ, उस इंड्यूस की डेफिनेशन में आई आया, वो एच जैसा, एच वाली यूनिट का है वो आई आया, इंड्यूस एच फील्ड। अरे हाँ सर, उसे बोला आई, उसको अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बी बन गया, पर ये बी आया इंड्यूस की वजह से। अरे हां, तो नेट कितना हुआ? जो पहले था प्लस जो इंड्यूस हुआ, ये लो भाई। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बहुत लॉजिकली सोचो तो म्यू नॉट, बी को बी नेट लिखे, म्यू नॉट इंटू एच जो पहले से लगा रखा था, उस एच की वजह से जो इंड्यूस एच फील्ड आई वो आई है, ये रही। आई कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, देखो ओ हो, जो अपन ने पढ़ा वैसे ही लिखा आ रहा है क्या? कुछ होगा तो देख लेंगे। डिफाइंड इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग परपेंडिकुलर एरिया नॉर्मली थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो तो अपन जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय बी इक्वल टू बी नॉट म्यू नॉट आई म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई म्यू नॉट एच प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। हो मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कुछ नहीं, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल देते हैं। यूनिट इसकी टेस्ला होती है, हम पहले से जानते हैं, तो सब फालतू की बातें हटाओ, अपन इसे लिख लेते हैं। इसका एक और नाम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हालांकि टर्मिनोलॉजी है जिसको हम अभी तक मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। यूनिट टेस्ला है, ये हम जानते हैं। ओ हो, तो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या कहानी समझ आ रही है? इसलिए कह रहा हूं, टर्म्स बहुत सारी, टर्म्स को दिमाग में रखोगे, उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे, तभी बात को समझ पाओगे, वरना समझ पाना संभव नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। आ जाओ भाई, हो गया साहब, ही हो गया। अब देखिए, एक चीज डिफाइन करी गई जिसे बोला गया मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आप समझते, ये ना ऐसा समझ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। देख, जैसे मैं तेरे को समझाता हूं, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि मैंने, ऐसे समझ, पहले तू उसको समझने का प्रयास कर। मान लो कि मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे, ठीक ठीक, ये एच थी जो भी था, मैंने इसे मटेरियल लगाया दो, ठीक, डिफरेंट मटेरियल्स। अब सोचो, अगर मैंने सेम मैग्नेटिक फील्ड दो डिफरेंट मटेरियल पे लगाई, क्या दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगी? नहीं, किसी के अंदर ज्यादा इंड्यूस होगी, किसी के अंदर कम होगी, किसी के अंदर उल्टी भी हो सकती है, ये बाद में पता पड़ेगा। अच्छा, तो क्या हो, कितना इंडक्शन उनके अंदर होगा, ये क्या उनकी ताकत बताएगी? ये क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है? वो मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई, ऐसा समझो आप। मैंने एच फील्ड लगाई 10, क्या लगाई? 10, मैंने दोनों पे लगाई, मान लो 10 एम ए एम इनवर्स, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए 10 ए एम इनवर्स दोनों पे लगा दी, यहां भी और यहां भी। अब सोचो, इसके अंदर I1 आया, ध्यान से देखना, इसके अंदर I1 आया 2, और मान लो इसके अंदर I2 आया 4। हो, मतलब क्या दूसरा वाला ज्यादा इंड्यूस कर पाता है? अरे हाँ, तो इनके रेशो को, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी Xm से डिनोट करते हैं, इसे लिखी जाएगी 2/10, इसका Xm2 लिखा जाएगा 4/10। ओ माय गॉड, I बाई एच मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है। देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी I बाई एच, इट इज डिनोट बाई Xm बोलते हैं इसे, Xm डिनोट कर, देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, देखो Xm, एक्स जैसा थोड़ा सा,
ओके, हो द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस गिव्स द मेजर ऑफ इट्स एप्टनेस टू एक्वायर मैग्नेटिज्म। इट हैज नो यूनिट्स। यूनिट क्यों नहीं है भैया? आई की और एच की कोई यूनिट है? यूनिट सेम है, ए एम इनवर्स, ए एम इनवर्स, तो यूनिट कोई आएगी नहीं। एप्टनेस का मतलब सोच, जितना ज्यादा जाई एम, यानी कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मटेरियल की। तूने बोला, किसी ने बोला इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 2 है, तो तू समझ जाएगा भैया 2 का मतलब कि अगर इसमें दो ए एम इनवर्स लगाऊंगा तो मेरे को भैया 4 मिलेगा अंदर। अगर इसकी जाई एम 0.5 है, मतलब अगर 2 लगाऊंगा तो भैया मेरे को 1 मिलेगा। अच्छा, तो एप्टनेस मतलब वो कितना ज्यादा इच्छुक है खुद को इंड्यूस करने के लिए। सो इट्स अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई बाई एच, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का दिया होगा आपको कि अच्छा इस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इतनी है, इसकी इतनी है। उससे क्या समझना है वो अपने को समझ में आता है। अच्छा, अब एक पैरामीटर समझ, हमने एक एक्सटर्नल एच लगाया, ओके, एच और बी में रिलेशन हमें पता है, उसकी वजह से अंदर आई आया, आई और एच की अपनी वो सेम है। और हाँ सर, आई बाई एच का रेशो हर मटेरियल के अलग हो सकता है, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई एम। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, फील आ रही है सर? अच्छा लग रहा है सर? अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, सुनो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, अब देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, और हाँ याद है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। हाँ सर, कुछ कुछ बातें बताता हूं तुम्हें। म्यू नॉट क्या था? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओ हो, मान लो आपने कहीं मैग्नेटिक फील्ड लगाई, बी नॉट एच इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट, बिल्कुल सही। इसकी वजह से अंदर आया बी, इस बी को हमने लिखा म्यू नॉट एच प्लस आई। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब देख कैसे कैसे टर्म्स को समझते हैं, ध्यान समझना, टर्मिनोलॉजी है। देख, क्या इस बी को लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस आई, ऐसे था, ये बी नेट है, इक्वल टू म्यू नॉट एच, हो 1 प्लस आई बाई एच। अरे हाँ, व्हाट इज आई बाई एच? आई बाई एच तो सर जाई एम होता है। अरे हाँ सर, जाई एम, तो म्यू नॉट एच बाई 1 प्लस जाई एम। अरे हाँ सर, अच्छा देखो, ये है बी और ये जो लगाया एच। ओ हो, तो सोच के देखो, किसी भी मटेरियल के लिए, फॉर एनी मटेरियल, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जैसे तू बहुत ध्यान से देख, तो तुमने म्यू नॉट को क्या लिखा वैक्यूम के लिए? म्यू नॉट को अगर तुम देखो तो तुमने लिखा म्यू नॉट बाई बी नॉट बाई एच। एच लगाया तो बी नॉट मिला वैक्यूम में, बी नॉट वैक्यूम का नेट मैग्नेटिक फील्ड है, और एच जो हमने लगाया। अरे हाँ, मटेरियल के अंदर सोचो, तो सोचो, ध्यान से समझना, तो सोचो, बोला गया, क्या बोला गया, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। म्यू नॉट क्या डिफाइन करा हमने? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, उसे लिखा गया बी नॉट बाई एच। हमने बोला था एच चेंज नहीं होता, चाहे मटेरियल हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, तो एच जब लगाया तो वैक्यूम में मिला बी नॉट। अरे हाँ, पर अगर हमने मटेरियल रख दिया तो मटेरियल के अंदर क्या मिला? बी। तो उस मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, हो म्यू, म्यू ऑफ मटेरियल क्या कहलाया? बी बाई एच। बी इज बी नेट। ओ हो, बात तो सही है। अब देखो बी बाई एच क्या आया? म्यू नॉट 1 प्लस आई एम। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर।
हाँ, म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम इज द, ऐसा समझो आप इसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ओ माय गॉड, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। हो बी नेट जो अंदर मिला, जो एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उस मटेरियल की, एब्सोल्यूट। ओके, अब एक चीज डिफाइन करेंगे जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का क्या मतलब है कि भाई खुद में कितनी मिली, म्यू एम बाई म्यू नॉट। हो यानी कि, और इसे बोलते हैं म्यू आर से। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम ये ज्यादा आती है म्यू आर, और इस म्यू आर को लिखा गया ऐसे, और इसे लिखा गया 1 प्लस जाई एम। ये इंपॉर्टेंट है। हो तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू एम को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर। ओके, बिल्कुल सही, ध्यान समझना, ये म्यू एम क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। हो म्यू नॉट म्यू आर, बिल्कुल सही सर। ऐसे ही हम म्यू आर को क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस जाई एम। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर। ऐसे ही देखो जाई एम को क्या लिखते हैं सर, आई बाई एच। बिल्कुल सही सर। हो ये सब कनेक्टेड है। हो देखो ये सारे रिलेशन कनेक्टेड नजर आ रहे हैं आपको अगर ध्यान से देखोगे तो। म्यू एम म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई एम इज आई बाई एच। हो म्यू एम को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज, बी नेट अपॉन एच। अरे हाँ सर, बोलो समझ आ रही है क्या कहानी? हाँ, सही सा लग रहा है सर। ऐसे ही अगर तुम ध्यान से देखो तो इनको समझने का प्रयास करो, ये ऊपर वाली पूरी कहानी में। बी क्या है, बी नेट अंदर है, बी नॉट जो लगाई है, बी नॉट और एच जो लगाई है। बी नॉट अगर वैक्यूम होता तो एच चेंज नहीं होता, उस एच की वजह से अंदर आया आई, उसको बोला गया आई बाई एच को जाई एम। 1 प्लस जाई एम कहलाया म्यू आर, जिसे बोला गया रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू आर को मल्टीप्लाई कर दिया म्यू नॉट से तो आ गया एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अरे हाँ सर, तो आप बी नेट को ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से समझना। बी नेट को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, बी नेट को यहाँ ये म्यू नॉट ये म्यू आर इंटू एच, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, म्यू नॉट म्यू आर एच, या फिर म्यू एम एच, जो तुम्हें अच्छा लगे। म्यू एम क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अरे हाँ सर, ये ना ये जो भी स्लाइड दिख रही है ना, जो मैंने लिखा है पूरा, ये जो अभी तक पढ़ाया इसका क्रक्स है, बहुत ध्यान से समझो तो। और बच्चों जनरली क्या इतनी सारी टर्म एक साथ आए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से सुन, हमने वैक्यूम में एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई बी नॉट, उसमें बोला हमने एक और फैक्टर है एच, जिसे बोला गया बी नॉट बाई म्यू। अरे हाँ बिल्कुल सही, म्यू नॉट बी नॉट बाई म्यू नॉट। अरे हाँ, वो एच किसी भी उसमें चेंज नहीं होगा, उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला गया। उस एच की वजह से उस जो मटेरियल अंदर रखा उसमें एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड आई, जिसे बोला गया आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हर मटेरियल के लिए वो अलग अलग आएगी, तो आई बाई एच को बोला गया जाई एम। अरे हाँ सर, नेट अंदर कितनी मिली, वो मिली सर बी नॉट जो बाहर लगाई थी, प्लस म्यू नॉट आई, तो उसे लिख दिया गया म्यू नॉट एच प्लस आई, तो लिख दिया गया म्यू नॉट एच 1 प्लस आई बाई एच 1 प्लस जाई एम। अरे हाँ सर, देखो ध्यान से देखो, ये पूरी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको बात समझ आएगी, वरना बात समझ आना संभव नहीं है। अरे हाँ सर, समझ तो आया सर? अच्छा लग रहा है सर? बोलो भाई, अरे क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। तो म्यू एम बाई म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, ये कहानी रट लो, दिमाग में सेट कर लो, बढ़िया इंपॉर्टेंट टर्म्स क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये कहलाती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, या फिर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू आर जनरली आता है आपके लिए। अरे हाँ, याद कर, मैंने तेरे को एक बात बताई थी तो भूल गया शायद।
याद करो मैंने आपको बोला था C बराबर होता है 1/√μ0 E0। अरे हाँ, अगर किसी मीडियम में लिख दें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 1/√μ0 μr। ये वो μr है। E0 ER आप पढ़ चुके हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के नाम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अरे हाँ, अब याद करो इसको लिख लेते हैं क्या चीज, C/√μr ER। और याद करो ये N कहला जाता है, ये जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √μr ER। अरे हाँ, C/N, N इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं √μr ER। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ाया था। देख सब कनेक्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े थोड़े, इसीलिए कह रहा था जैसे जैसे फिजिक्स खत्म होगी सब कनेक्ट होते जाएंगे। फिजिक्स तो एक ही थी, क्या जो फिनोमेना है वो तो एक साथ इंटरकनेक्टेड थे। हमने उन्हें समझने के लिए चैप्टर में तोड़ा है ताकि हम अपनी बात आप तक अच्छे से पहुंचा पाएं, आप समझ पाएं, उन्हें इंटरलिंक कर पाएं और अपने जीवन को आसान बना पाएं और कुछ ऐसा इजाद करें जो दुनिया के लोगों को भी आसान करके सके जीवन को। यस और नो? यस सर। गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? क्रिस्टल क्लियर सर? ओके सर, चलो भाई बहुत बढ़िया सर, समझ आया सर, अच्छा लगा सर। इंपॉर्टेंट टर्म्स भी क्लियर हुई, थोड़ा सा ऐसी कम कर लेते हैं। ओके चलो भाई, ये बात समझ आ गई सर। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे। चलो भाई, यहां तक बात समझ आ गई। लो भाई, आए समझ गए, हम पूरी कहानी समझ गए। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इक्वल टू B/H। टाइम पास मत करो, ठीक है, छोड़ो। हो देखो, तो रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड xim इज B इक्वल टू म्यू नॉट H/I, म्यू इक्वल टू B/H, xim इक्वल टू I/H, म्यू नॉट 1 प्लस xim, बट म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर, सो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस xim। ये मैं लिखा चुका हूं आपको पूरी कहानी। अरे हाँ सर, तो ये रिलेशन अपने को याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, इसका मतलब समझ आना चाहिए। ये पूरी कहानी एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से फील आनी चाहिए। फिर से ध्यान से देखो, ऐसे रट लो चाहो तो। ये लगाई B एक्सटर्नल फील्ड B0, लगाई H एक्सटर्नल फील्ड, इस H को लिखा गया B0/μ0। बिल्कुल सही सर। इसमें रखा एक मटेरियल, उस मटेरियल में अगर अपन ध्यान से देखें तो अंदर आया B नेट। ये B नेट जो था वो लिखा गया B0 यानी कि μ0 H प्लस, इसकी वजह से आया इंडक्शन जो आया μ0 I, जिसे लिखा गया μ0 H प्लस I। मटेरियल की प्रॉपर्टी xim कितना आया I/H, इसे लिखा गया μ0 H 1 प्लस xim। यस सर, ये आया अपना B नेट। ओ हो, बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सही है, 1 प्लस xim को बोला गया म्यू आर। अरे हाँ, बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। सही सा लग रहा है, बार बार मेरे को तो याद है, तुम्हें याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इन्हें रिलेट करिए आपस में। फिर कह रहा हूं अगर इतना याद हो गया ना, कोई सवाल गलत होगा ही नहीं तुम्हारा। पर ये क्या किताबों में कंफ्यूज हो जाता, पता नहीं क्या चल रहा है, इसे फील कराया है मैंने आप। हाँ सर, फील तो आई है सर, बोलो क्लियर? हाँ सर, मैं इसे फटाफट करके भी निकाल सकता था, पर उससे क्या होगा ना कि आपके नंबर कट सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे, भले तुम थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगे कि यार बार बार एक ही बात बोल रहे, पर रटते चलो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर। ओ हो। अब देखो ये पूरी टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई अपनी, एक तरीके से आप ऐसा समझो। अब क्या करा कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, पहला तो ये क्लियर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, बी नेट, म्यू नॉट H, आपस में रिलेशन, ये हमें क्लियर है, ये कहानी हमें समझ आती है। अच्छा, अब हमने क्या करा कि मटेरियल, क्या हर मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है? हाँ सर, बिल्कुल करता है। उस बिहेवियर के आधार पर हमने मटेरियल पे, जब हम किसी भी मटेरियल पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड या H फील्ड लगाते हैं तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। उस बिहेवियर को देखकर हमने मटेरियल को 3 हिस्सों में तोड़ा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फैराडे साहब ने। अच्छा, जब बहुत सारे मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करा गया तो उन पे अलग अलग बिहेवियर लगा, तो उनको 3 कैटेगरी में तोड़ दिया गया, खुपच खुपच खुपच। अच्छा, कैसे, मैं बताता हूं। ऐसा समझो कि कुछ मटेरियल तो ऐसे चमत्कारी निकले कि जिनमें मैग्नेटिक फील्ड लगाओ इधर, मान लो 10,
H लगाया आपने 10, अंदर मिला 9 है, कम। हां, कुछ में ऐसा होता है कि अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम हो जाती है। हां, ऐसे होते हैं, ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनमें कम हो जाती है, उनको हम जानेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा अच्छा, फिर दूसरे कौन से, जिनमें H लगाने पर अंदर H बढ़ जाती है, तो इस तरह तो दूसरी वैरायटी हुई। उसको भी दो हिस्सों में तोड़ा, जिनमें थोड़ी बहुत बढ़े, मान लो 10 लगाई, 12 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, ऐसे मटेरियल को बोला पैरामैग्नेटिक। ओ हो, ऐसे भी होते जिनमें लगाई 10 मिली 20 25 30, अरे हां, उन्हें बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, बात तो सर आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, सुनो भाई अच्छी बात, क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो बेसिकली मटेरियल के बिहेवियर के आधार पर कैसे वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में बिहेव करता है, हमने मटेरियल को 3 हिस्सों में तोड़ दिया, और ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इन पे हम पीएचडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे, based on the magnetic behavior, Faraday divided the magnetic materials into 3 classes: diamagnetic material, paramagnetic material, ferromagnetic material। हो, पहले तो ये उतार लो तुम, ये पहली स्लाइड फटाफट। मैग्नेटिक मटेरियल को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर व्हेन वी गिव देम द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो हाउ दे बिहेव्ड, we have divided into 3 major classification. One is diamagnetic, one is paramagnetic, one is ferromagnetic। Okay sir, got your point sir। सबसे पहले बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की। जैसा कि मैंने बोला, these substances are feebly magnetized in opposite direction of the magnetizing field। opposite लिखा देख, ध्यान दो, एक एक पॉइंट पे ध्यान दो, उतारना है तुमको, ध्यान दो। अपोजिट मतलब कम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायमैग्नेटिक मटेरियल स्लाइटली लेस। ऐसा नहीं कि आपने लगाई इधर 10, अंदर मिली 2, इतना डिफरेंस नहीं, थोड़ा कम, तो स्लाइटली लेस, कम मिलती है, पर कम मिलती है। इसका मतलब उसके अंदर इंड्यूस्ड आई जो होता है वो अपोजिट होता है। मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं इधर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है इधर, कम ही आता है पर आता है, कम ही आता है पर आता है। अरे हां सर, द बिहेवियर ऑफ डायनामिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये भी रट लो, याद रखना है कि भैया ये जो मटेरियल होते हैं, इस मटेरियल को कितने टेम्परेचर पर ये चेक करा गया है, इस बात पर डायनामिक मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 केल्विन पे हालांकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन करोगे तो आता है थोड़ा बहुत अंतर, पर हम जो पढ़ रहे हैं उसके लिए नहीं अंतर आता। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल क्या है, N2 गैस, H2O, NaCl, Cu, थोड़ा बहुत याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, ये उतार लो सब। इसका मतलब समझ गए। अरे हाँ, ये ऐसे मटेरियल हैं जिनमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आती है, थोड़ी ही आती है पर आती है। क्यों आती है उस पर भी चर्चा करी जाएगी। पहले ऐसा होता है ये रटो, उसका क्या कारण है उस पर भी रिसर्च करी गई, वो भी अपन थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो पढ़ेंगे। अच्छी बात है सर, बढ़िया बात है सर, जोरदार बात है सर, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मजा आया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। अब क्या करें, सुनो, अच्छे सुनो। These substances are feebly magnetized in opposite direction of the magnetizing field, magnetic field inside। उतार लो इसे फटाफट, समझ गए तुम लोग। और फील्ड के साथ लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं उसे अपोजिट में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा कम, इसलिए अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड थोड़ी घट जाती है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। उतार लो इसको, टाइम मैग्नेटिक मटेरियल को, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज लिखते चल रहे हैं। अब थोड़ा सा सेक्शन याद करने जैसा ही है, बल्कि सारा ही याद करने जैसा है। उतारते चलो फटाफट फटाफट। अरे उतार लिया क्या, अरे उतार लिया क्या, ओ हो पक्का। चलो भाई, अरे उतार लिया क्या,
मास्टर की बात सब सुन रहे हैं क्या? हाँ सर सुन रहे हैं सर। लो भैया देखो ऐसे बी एक्सटर्नल लगाए तो देखो कुछ अपोजिट में लाइन हो गई, ध्यान से देखना एनिमेशन को, तुम्हें फील आएगी। अच्छा देखो उसे उतारने की जरूरत नहीं है, अपना इसको ध्यान से देखो। एक्चुअली अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि ये क्या है, ये एरो एरो क्या दिखा रखे। ये एरो है, ऐसा समझो जो इनके अंदर एटम्स थे ना किसी भी मटेरियल के अंदर, उनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। हाँ तो ऐसा आप समझें कि उनके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स थे वो कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। एटम्स के मैग्नेटिक मूवमेंट आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मटेरियल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। But if we apply a magnetizing field, what will happen? Some of the magnetic moments align opposite to the magnetic field. ओ हो सारे नहीं, कुछ देखो ऐसा ध्यान से समझना। जो एटम्स के मैग्नेटिक मूवमेंट हैं वो किसी भी मटेरियल में रैंडम, अगर अपन ऐसे एक बात ध्यान रखें, अगर हम नॉर्मल मटेरियल लें in absence of magnetic field, then we can say magnetic movement of atoms, then we can say, ध्यान दो यहां लिख देता हूं, then we can say magnetic movement of atoms is randomly distributed, is randomly oriented. Therefore, we can consider magnetic moment net equal to zero. बट याद रखें ये कब? जब एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई क्या कुछ मैग्नेटाइजेशन आया, कुछ ने अपने आप को अपोजिट टू दिस अलाइन कर दिया इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। देखो ऐसे, देखो ये कुछ अपोजिट आ गए ना, देखो 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 ये रे, अरे हाँ सर ये आ गए। देखो इसकी वजह से सम हुआ क्या कि सम इन दिस मटेरियल, some magnetic movement aligns opposite to applied magnetic field. अरे हाँ सर, अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा तो ये डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है, क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा और ज्यादा फील आएगी तब डायमैग्नेटिक में क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली उसमें, खैर वो छोड़ते हैं अभी। आ जाओ, बोलो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आई। डायमैग्नेटिक मटेरियल में भैया ऐसा होता है, क्यों होता है उस पर चर्चा करी जाएगी, सुनते हैं। पहले उतार लिया सबने? अरे उतार लिया क्या? अरे पक्की बात? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल उतार लिया सर, बात भी समझ आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, समझ भी आ रहा है सर। चलो भाई आगे बढ़िया बात। अब देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनपे मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पर उनकी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में थोड़ी सी इंड्यूस हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, पर बहुत ज्यादा नहीं। दीज सब्सटेंसेस आर फीबली का मतलब क्या होता है? लेस मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान दो ये अंतर है उससे, किससे? डायमैग्नेटिक इन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली शब्द का प्रयोग हो रहा है, देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द बिहेवियर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। याद रखो ये कैसे डिपेंड करता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्यूरीज लॉ के नाम से, अभी याद रखो बस। क्या अंतर था पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में? डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आ जाती है, थोड़ी सी अपोजिट आती है, पर आती है इसलिए अंदर कम हो जाती है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इसकी करती है। उसके एग्जाम्पल क्या थे? N2, अपने NaCl, यहां पे देखो O2,
एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। ये समझते हो, गैस की बात हो गई, बिल्कुल सही। FeO, Al, Na, Ca थोड़े बहुत याद रह जाए तो बोर्ड के लिए याद काम के होते हैं, बाकी ठीक है। मतलब अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक भाई, बात तो सर आपकी समझ आ गई सर। अच्छा भी लग रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, फिर इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जो रैंडम होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो ये देखो, कुछ ने अलाइन कर दिया है, देखो यहां दिख रहे हैं ना। अरे हाँ सर, ये देखो यहां, अरे हाँ, इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया। तो अंदर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो एक्सटर्नल अप्लाइड से थोड़ी ज्यादा मिलती है। अगर ऐसा समझे तो जो डायमैग्नेटिक है वो अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, नहीं बढ़ के सर मैं तो घटाऊंगा। और जो पैरामैग्नेटिक है वो सपोर्ट करता है, ओहो थोड़ा ही करता है पर करता है। और वो डायमैग्नेटिक अपोज करता है पर थोड़ा ही करता है पर करता है। तो अपोज वाला है या सपोर्ट वाला है, थोड़ा थोड़ा है दोनों। अच्छा, ये बातें याद रहेंगी। फिर कह रहा हूं, ये जो पिछली स्लाइड आई थी और जो आई थी सब याद होना चाहिए बिल्कुल एज इट इज। मैं समझा के रटाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर, फेरोमैग्नेटिक, अंतर इतना होगा फीबली की जगह स्ट्रांगली मैग्नेटाइज आ जाएगा। देखो तगड़ी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट्स ग्रेटली इनहांस्ड। बस इतना अंतर है पैरामैग्नेटिक और इसमें। The ferromagnetic behavior of substance become temperature dependent above temperature, certain temperature, that is Curie temperature। ये Curie temperature क्या होता है बाद में आएगा, अभी रट लो बस, बाद में आएगा। जो आपके होते हैं ना आयरन वायरन, ये सब भैया फेरोमैग्नेटिक है, तगड़ी तरीके से सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तभी तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर वाली कहानी धीरे धीरे आपको आएगी। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है आपको बाद में समझ आएगी, अभी इसे रट लो। स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, भाई साहब देखो डायग्राम भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, अंतर समझो। जैसे मैग्नेटिक लगाए, ओ भाई साहब कितने सारे लाइन हो गए, देखो अरे हाँ इसमें तो सारी लाइन दिखा दी। ओ हो तगड़े तरीके सबने बोला अच्छा तू ये कह रहा है हम भी यही करेंगे। देखो इससे पहले वाला जो डायग्राम था उसमें कुछ अलाइन थे कुछ अलाइन नहीं थे, इसमें ऑलमोस्ट सब अलाइंड हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल अलाइंस, ऑलमोस्ट all atoms aligns towards B external। अरे हाँ सर, पैरा और फेरो में यही अंतर है, दोनों सपोर्ट करते हैं पर फेरो पूरी ताकत के साथ करता है, पैरा थोड़ा कम करता है। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है, पहली बात तो है ऐसा होता है, याद रखना है। जो होता है उसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, वो भी धीरे धीरे समय के साथ आपको आने लगेगा, याद रखना होगा। बोलो क्लियर है क्या यहां तक की बात? हाँ सर क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। पक्की बात, आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर बढ़ जाओ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। पक्की बात, आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर बढ़ जाइए, बिल्कुल सही। तो भैया पैरा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, क्या चीज, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक अपने को याद होने चाहिए। ओ हो, अब देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल NaCl, वाटर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, आयरन, ये सब इलस्ट्रेशन है किसके, डायमैग्नेटिक के। थोड़े आपको दिखा दिए ये मतलब वाटर भी ऐसी चीज है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे थोड़ा सा अपोज करेगा। ओ हो, बोलो क्लियर? थोड़ा सा लिख लो, नाम लिख चुके हो वैसे तुम, ऐसे ही दिखा दिया तो कि चलो भाई NaCl नमक पानी, एल्यूमिनियम ऐसा दिखता है, कॉपर की बाइंडिंग अपनी, निकल ऐसा दिखता है, आयरन अपन देखा हुआ है, सब आपने देखे हुए हैं। थोड़ी सी फील आएगी, देख के याद आएगा अच्छा ये पैरामैग्नेटिक था, अच्छा ये फेरोमैग्नेटिक था, अच्छा ये डायमैग्नेटिक था। ओके ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ये थोड़ा सा दिमाग में अपन याद रखें, बाकी आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो डायमैग्नेटिज्म बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये थ्योरी आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझें। पहले आप समझो, एक्सप्लेन कर रहा हूं अब डायमैग्नेटिज्म को, यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को फील करना पड़ेगा इसको, इसलिए तुम्हें ध्यान से समझो। पहले अपन इसको मैं बताता हूं, ये क्यों एनिमेशन छोड़, मैं खुद बताता हूं। देखो डायमैग्नेटिज्म बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहता है, असलियत में डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक
डायमैग्नेटिक मटेरियल में। पहली बात याद करो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स में। अरे हाँ, इलेक्ट्रिक मटेरियल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे मटेरियल जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। ओ हो फुल फील्ड वाले। अरे हाँ, अच्छा याद करो, तुमने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। हाँ सर, घूमता तो है सर, बिल्कुल सही। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो याद करो, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो मैं पहले पीछे पीछे बता चुका हूं आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्या चीज याद करो, तुम भूल गए शायद। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है जिसका v ऐसे है, तो उसमें करंट ऐसे बहता है। बिल्कुल सही। याद करो, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I इंटू ए, आई होता है QF इंटू ए, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ई एफ को लिखा गया 1/t इंटू ए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया I इंटू ए। और याद करो E/T इंटू ए, एरिया क्या है सर? एरिया है टी को लिखते हैं सर 2π/ओमेगा, ए को लिखते हैं सर πr²। पाई ने पाई को मार दिया, ओमेगा आर सर वी होता है, लिखते हैं EVR/2। ये रहा। अरे हाँ सर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, हो तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ आएगी। क्या समझ आएगी? ध्यान से समझ कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे चल रहा है अगर पेयर्ड है तो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। तुम ध्यान से देखो, अलग अलग कलर से बनाता हूं। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है उसकी वजह से करंट ऐसे है, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है उसकी वजह से करंट ऐसे। तो इफेक्टिव करंट 0 हो जाता है। अच्छा देखो, येलो वाले की वजह से कर मैग्नेटिक मूवमेंट, येलो वाले की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर है, और सफेद वाले की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर है। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वो तो MVR होता है सर, दिखाई दे रहा है। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। अब सुनो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ आएगी। इसको अपन कुछ कुछ तरीके से ऐसे भी लिखेंगे, ध्यान से समझो। MEVR, अच्छा याद करो, एंगुलर मोमेंटम MEVR। अच्छा, डायगोनलिज्म बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये कहानी तो समझ आ गई। पहली बात, डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल्स में, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है। हाँ सर, ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, EVR/2। हो, ये क्या आया सर? M मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू LE/2M, ये आप जानते हो, याद करो। मैग्नेटिक मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशो होता है Q/2M। अरे हाँ सर, याद है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? E/2M। अच्छा, अब तुम ऐसा समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है V से, तो सोचो मास M ऐसे घूम रहा है। अरे हाँ, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम किधर है? एंगुलर मोमेंटम है, ध्यान से देखो तो बाहर, जबकि करंट ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है? अंदर। तो पता है क्या लिखा गया? L वेक्टर, या ऐसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स E/2M इंटू L वेक्टर। ये रिलेशन समझ आया क्या? बताओ। याद है, जायरोमैग्नेटिक रेशो अपन पहले भी कर चुके थे। हाँ सर, अभी भी L और M लिख रखा है, ये वाली कहानी। माइनस क्यों लगाया? अपोजिट आते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, देन द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दिस इज दिस। अच्छा, ये मैं क्यों लिख रहा हूं तेरे को बाद में एक और बात बताऊंगा, अभी इसमें आगे आएगा वो। खैर, आप बात समझने का प्रयास करो। एंगुलर मोमेंटम, अगर आप बोर ऑर्बिट्स मान लो, तो एंगुलर मोमेंटम को लिखते थे NH/2π। अरे हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट NH/2π। याद है, एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। उसी में घूमता है।
उसका लॉजिक मॉडर्न में आएगा कि वो स्टेशनरी वेव्स बनाता है। पता नहीं क्या बोल रहे हो सर आप, अभी नहीं, बाद में आएगा, पर जो पढ़ चुके उसके बारे में समझो। अरे हाँ सर, ये कहानी तो समझ आती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी कहानी मैंने समझाई। डायमैग्नेटिज्म जो है उसमें वो वाले मेटेरियल होते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे घूमने वाला भी और ऐसे घूमने वाला भी। अच्छा, ये कहानी यहां तक समझ आ रही है सर। अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया समझ आ रहा है सर। तो m वेक्टर इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम ई। सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर m इज अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। वो हमें समझ आ रहा है, ऐसा क्यों? बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? हाँ सर, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब तुम एक बात समझो कि अगर हमने बोला एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज और एक ऐसे ऐसे, है ना, ठीक, ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे, और एक ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर, ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है, ये क्लियर है, ये वी भी हमें समझ में आता है। अब देखो हो क्या रहा है। All electrons present in dynamic material have paired. The two electrons in pair have orbital motion in opposite direction and hence passes equal and opposite magnetic moment. So net magnetic dipole moment is zero. ये जो मैंने बोला वही कहानी लिखी हुई। अरे हाँ, एक ऐसे घूमता है एक ऐसे घूमता है, जो मैंने बोला वही है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर होता है, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे होता है। तो अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई है तो कहानी ये है। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब समझने का प्रयास करना, थोड़ी कहानी अच्छी आने वाली है, देखो ध्यान से। अब क्या आने वाला है, ध्यान से सुनना। ये जो मैंने बोला समझ गए? हाँ। अच्छा, अब देखो मैं आपको पहले फील कराता हूं, ध्यान से समझना। ऐसा समझो कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था। अच्छा, दूसरा कैसे घूम रहा था, ऐसे समझो, तो दूसरा ऐसे घूम रहा था। हाँ, अब आप फील करना जो मैं कह रहा हूं। मान लो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाई वो ऐसे लगाई बाहर की तरफ। अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, अच्छा भी लग रहा था हमको। अच्छा, अब हुआ क्या, मान लो कि पहले अपन समझे ऐसे घूम रहा था, तो इसका एल कितना था, दोनों का वी सेम था, सब कुछ सेम था, सब बढ़िया था। जो इसका एंगुलर मोमेंटम था वो अपना था ई वी आर बाई टू। अच्छा, ये अगर ऐसे घूम रहा था तो इसमें करंट ऐसे घूम रहा था, ठीक है, इसमें करंट ऐसे घूम रहा था, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहां था, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट था, ध्यान से देखो, तो करंट ऐसे घूम रहा था तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट था अंदर, ओके। और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर था, बाहर। बिल्कुल सही सर, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, है ना, एल इज मैग्नेटिक मूवमेंट इज ई वी आर बाई टू, ओके, ये बिल्कुल सही है। और ये था अंदर, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट था ई वी आर बाई टू बाहर, बिल्कुल सही। ये समझ आ रहा है सर हमें, बिल्कुल सही लग रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर, मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। अब हुआ क्या, इफ वी अप्लाई बी एक्सटर्नल आउटसाइड, सपोज इलेक्ट्रॉन्स में बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई एक्सटर्नल। अब इससे हुआ क्या, ये जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से देखना, ये जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से सुनना, ये जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में ध्यान से देखो तो पहले ये जो, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पे था क्या फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ फोर्स था के जेड ई ई बाई आर स्क्वायर, और ये बैलेंस हो रहा था एम वी स्क्वायर बाई आर से। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस करेक्ट। बट नाउ व्हाट हैपेंस कि जैसे ही समझो ये इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, देखो तो V क्रॉस B किधर आया, इधर। पर सोचो मैग्नेटिक फोर्स किधर आया, अंदर। क्यों, इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ, तो सोचो इस इलेक्ट्रॉन पे ऐसे के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस ई वी बी। अरे हाँ सर, अब आया एम वी स्क्वायर बाई आर। अब सोचो इसको बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस दिस, भाई के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तो उतना ही रहा। हाँ, बात तो आपकी सही है। टू बैलेंस दिस, आप देखो अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ईवीबी, एक्स्ट्रा फोर्स आया तो वी बढ़ना पड़ेगा। अरे हाँ सर, वी को बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही सर, वी को बढ़ना पड़ेगा सर।
बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, पी को बढ़ना पड़ेगा। अरे वाह, हाँ सर, यानी कि तुम ध्यान से देखो तो देखो, टू बैलेंस दिस v इंक्रीजेस। अब जैसे ही v इंक्रीज करा, देयरफॉर m इंक्रीजेस, और m किधर है? अंदर। अंदर वाला m बढ़ गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाई थी? ऊपर, और अंदर वाला m बढ़ गया। मान लीजिए हो गया m1 इज ग्रेटर देन m, तो m1 का है अंदर। ओके, अब सुन, ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ? ये ऐसे जा रहा था v से, पर मैग्नेटिक फील्ड किधर थी? बाहर, एक्सटर्नल। तो v क्रॉस b करा, ध्यान से समझना क्या करा। v देखना, ऐसे v क्रॉस b करा, इसमें v क्रॉस b करा तो अंदर आया, पर ev भी बाहर आया। मैग्नेटिक फोर्स बाहर प्लस mv स्क्वायर बाई आर अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जेड क्या है? ये एटॉमिक नंबर, जेड ई एटम के न्यूक्लियस पर चार्ज जेड ई होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होता है। और यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ई वी बी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, देयरफॉर वी डिक्रीजेस, देयरफॉर एम डिक्रीजेस, देयरफॉर एम डिक्रीजेस आउटसाइड। तो जो पहले m कैंसिल आउट हो रहा था, अब m, अब सोचो ये m2 लेस देन m, अब m नेट, ध्यान से देखो, अंदर आ गया। अरे हां सर, अब m नेट अंदर आ गया। अब एमनेट कहां गया? अंदर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब एमनेट अंदर आ गया। सोच, मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाई थी? बाहर। एमनेट किधर आया? अंदर। मतलब क्या नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे आ गया? अरे हां सर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होने लगा। ओ हो, ये खतरनाक थ्योरी है, समझना पड़ता है इसको, फील करना पड़ता है इसको। इसलिए फीबली मैग्नेटाइज हो जाता है कौन? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, समझ आया सर। ये पेयर्ड होने की वजह से हुआ है सर, सोच सिंगल होता तो ऐसा नहीं होता। पेयर्ड है इसलिए एक में बढ़ गया, एक में घट गया, पर जिसमें बढ़ा वो अपोजिट था, जिसमें घटा वो सेम था। तो सपोर्ट करने वाला कम हो गया, अपोज करने वाला ज्यादा हो गया। अरे हाँ, तो भैया अपोज हो गया फीबली, पर सपोर्ट और अपोज दोनों हो रहे थे, पर अपोज थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, थोड़ा सा ही अपोज हुआ, ज्यादा अपोज नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसे एक्सप्लेन करा जाता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। किसको? वाई डायमैग्नेटिक मटेरियल शोज स्लाइट अपोजिशन व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू इट। मतलब ये थोड़ा अपोज करते हैं, पसंद नहीं आता, अच्छा दूर भागते हैं थोड़ा, ऐसा समझो आप। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ये अपोजिशन नॉर्मल लाइफ में हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता, पर ये होता है। बोलो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल ठीक है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। पक्का समझ आया क्या? हाँ सर, समझ गए कहानी हम। हो वी प्लस डेल्टा वी, मैंने पूरी कहानी आपको ढंग से एक्सप्लेन करी है, कंफ्यूज मत होना। 2 डेल्टा एम, हो बोलो समझ में आया क्या वो? अरे पक्की बात? हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब जो पैरामैग्नेटिज्म है ना, वो तो बहुत सिंपल है। डायमैग्नेटिक की कहानी समझ में आई क्यों अपोज करता है। पैरामैग्नेटिक में सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओ हो, सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंगल पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भैया जिधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, पर ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इसमें क्या कई सारे ऐसे समझो आलसी भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगी इधर, तो इन मैग्नेटिक मूवमेंट ने बोला चलो इधर मुड़ जाते हैं। अरे जैसे अपन बेसिकली जो मटेरियल है उसमें बहुत सारी मैग्नेट्स है ना, छोटी छोटी छोटी, पर सब डिसोरिएंटेड है नॉर्मल
रूम टेम्परेचर पे विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में। पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो सबने अपने आप को अलाइन करना चालू करा, कुछ ने करा कुछ ने नहीं करा, ज्यादा ने नहीं करा। आलसी प्रवृत्ति के हैं काफी सारे, तो अगर आलसी प्रवृत्ति के हैं एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है, तू जा रहा है मैं तो नहीं जा रहा, तेरे को जाना है जा, मैं तो आराम से यही हूं, तो थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये थोड़े बहुत ही उधर की तरफ अलाइन होंगे क्योंकि सिंगली आयनाइज्ड है। तो वही बात लिखी गई है, पैरामैग्नेटिज्म बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सिंपल सी बात हम समझिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर नॉट पेयर्ड, पेयर्ड नहीं होते। द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल possesses magnetic dipole moment due to the orbital motion of unpaired electron present in the atom or due to the spin motion of electron। अरे हाँ सर, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनकी वजह से उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से वो खुद को थोड़ा बहुत अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। द इंटरेक्शन बिटवीन द एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स इज वेरी वीक एंड देयरफॉर दे आर रैंडमली ओरिएंटेड एज शोन। पूरा क्लियर है? ये तो पहले वाली बात है। हो, तो बस अपन ने उतारना क्या उसमें, जैसे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं अपन, हो ये अपनी कहानी आ जाती है। अब इसको समझने का प्रयास करना है। एक्चुअली आप एक बात समझो, ये कहानी लिख ली, अब थोड़ी सी कहानी को थोड़ा और आगे की तरफ ले जाते हैं। अगर आप देखो कि मैं किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसके अंदर की जो एटम्स उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, हाथ साला इधर उधर आतंक मचाने लगते हैं। सोचो, मैंने ऐसा फील करो कि एक लॉजिकल सवाल पूछता हूं, मान लो मैं तुमको बोलूं कि मैंने एक पैरामेट्रिक मटेरियल लिया, उस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मान लो 2 टेस्ला। कितनी लगाई? 2 टेस्ला, ठीक। या ऐसा मतलब 10 टेस्ला, 10 टेस्ला लगाई, ठीक। मान ले टेम्परेचर हो रहा था 300 केल्विन, ठीक सर। अब क्या हुआ, तूने 300 केल्विन पे पैरामेट्रिक मटेरियल लिया, अच्छी बात है सर। उस 300 केल्विन पे ध्यान समझना, उस 300 केल्विन पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई 10 टेस्ला। कितनी लगाई? 10 टेस्ला, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सब अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि उस 10 टेस्ला लगाने पर 300 केल्विन पे अंदर जो मिली वो 11 टेस्ला मिली। कितनी मिली? 11 टेस्ला, ठीक सर। 1 टेस्ला इंडक्शन की वजह से आ गई, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की वजह से, आई की वजह से, ठीक। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम इसका टेम्परेचर 300 से 400 कर दो, 400 केल्विन, तो और मैग्नेटिक फील्ड तो 10 ही लगा रखी है, पर टेम्परेचर 300 से 400 कर दो, तो क्या ज्यादा आतंक मचाएंगे? कौन? एटम्स। अगर वो ज्यादा आतंक मचाएंगे तो बताओ 11 मिलेगा, 11 से ज्यादा कि 11 से कम? बोलो, लॉजिकली सोचो। 11 से कम, क्योंकि वो कहेंगे अच्छा मैं तो नहीं इसकी बात मान रहा, अपने पास तो एनर्जी आ गई ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, इधर भागा उधर भागा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, आप सोच के देखो, तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो। अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ओके सर, वो वाली कहानी उसने आगे सुना रखी, देखो ध्यान से। अब खैर उस पर समझे, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैंने किसी जगह बी लगाया और टेम्परेचर को भी मॉनिटर करा, एट अ हायर टेम्परेचर इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड, डाइपोल्स ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बट थर्मल एजिटेशन प्रिवेंट्स द अलाइनमेंट। अरे हाँ, क्या ज्यादा टेम्परेचर करने पर वो अलाइनमेंट बिगाड़ने का प्रयास करते हैं? ये लॉजिकली अपने को समझ आता है, ये लॉजिकली अपने को समझ आता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही बात सर, पक्की बात सर, जोरदार बात सर, शानदार बात सर, समझ आ रहा है सर। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये हमें समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है, ठीक। अब क्या करें? देखो भाई, देखो, अब सोचो कि अगर हम ऐसे अलाइन करा, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अच्छा हमने ऐसे समझो कि हमने बी बढ़ाते रहे, एट अ लोअर टेम्परेचर एंड हाई एक्सटर्नल फील्ड ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। मान लो मैं टेम्परेचर काफी कम कर लूं तो थर्मल एजिटेशन बहुत कम है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कर दूं, तो जितनी ज्यादा बी लगाओगे क्या उतने ज्यादा अलाइन करेंगे। जैसे एक बात लॉजिकली समझते, अगर हम टी फिक्स कर दें, टी मतलब टेम्परेचर, टी फिक्स कर दें, एन बी को बढ़ाएं तो आई इंक्रीजेस, यानी कि आई बढ़ता जाएगा, बट
आफ्टर certain B naught, but after certain B naught, यानी कि after certain magnetic field, I cannot increase because at this point all possible alignment already happened. मतलब ऐसा समझो कि 5000 ऐसे एटम थे जो अपने आप को अलाइन कर सकते थे. मैंने मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला लगाई, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, 2 टेस्ला लगाई तो 5000 में से 1000 ने कर लिया. फिर 4 टेस्ला करी तो 5000 में से 2000 ने कर लिया. 10 टेस्ला करी तो 3000 ने कर लिया. 15 टेस्ला करी तो 4 ने कर दिया. 20 टेस्ला करी तो 5000 ने कर दिया. अब 25 टेस्ला कर लो. अरे 5000 ही अलाइन हो सकते थे. अरे हाँ सर, तो इसका मतलब 20 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड हुई जो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अगर लगा भी दोगे तो आई में कोई इंक्रीज नहीं आएगा. अच्छा, हाँ सर, आप चाहो तो इसे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, बट अपने नॉर्मल प्रोसीजर में बात समझ में आनी चाहिए. क्या मेरी बात क्लियर है? बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, समझ आ रही है. तो एट ए गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम अलाइनमेंट अकर्स एट सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट. हाँ, ये बात आपकी सर सही है. अब देख, चल छोड़, मैं इसको यहीं पे रोकता हूं. क्या ये यहीं स्लाइड से चालू करूंगा? बोलो क्लियर है? अरे पक्का यहीं से चालू हुआ अगला टर्न.